प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं राजेश कुमार बाल विद्यालय शक्ति नगर नंबर 1 से पुनः ऑनलाइन हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। आशा है आप सब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे एवं प्रसन्न चित्त होंगे। आज का प्रथम मंत्र है कि जब तक कोरोना खत्म नहीं होता या इसकी कोई औषधि नहीं आती तब तक हमें सावधानी बरतनी है। उसके लिए मास्क पहनना एवं 2 गज की दूरी आवश्यक है। समय समय पर हाथ धोते रहें। प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी ने सही कहा है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। यदि आपको जीवन में सफल होना है तो चलना ही होगा। प्रकृति का नियम है, जो रुक गया उसका असफल होना या नष्ट होना तय है। ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां, खरबों तारे, अनगिनत ग्रह हैं, सभी गतिमान हैं। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी कमर कसिए। अपने आप से वादा कीजिए कि मैं कभी रुकूंगा नहीं। आपका हृदय हमेशा आपके लिए धड़कता है। शरीर में खून की बूंद हमेशा चलती है। आपके शरीर के अन्य अंग भी हमेशा चलते हैं ताकि आप सफलता की ओर हमेशा अग्रसर रहें। माना बाधाओं से रफ्तार कम होगी, लेकिन वह रुकनी नहीं चाहिए। प्रकाश की कीमत तभी पता चलती है जब हम अंधेरे से गुजरते हैं। बरगद या पीपल का महान वृक्ष भी अपनी शुरुआत एक छोटे बीज से करता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वो ही निकलता है। इसी के साथ शुरू करते हैं कवि पद्माकर का तीसरा पद्य। प्यारे बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने पद्माकर कवि का जीवन परिचय पढ़ा था, उनके काव्य की विशेषताएं पढ़ी थी। कवि पद्माकर ने अपने प्रथम पद्य में वसंत के आगमन का बहुत सुंदर चित्रण किया था। दूसरे पद्य में होली के अवसर पर गोपिकाओं की मनोदशाओं का वर्णन किया है। अब यह तीसरा पद्य है। कवि पद्माकर अपने तीसरे पद्य में वर्षा ऋतु में भौरों के गुंजार, मोरों के शोर और सावन के झूलों का स्वाभाविक चित्रण किया है। इस ऋतु में गुंजार करते भौरों के सारे वनों और बाग बगीचों में उड़ने का मनोरम दृश्य अभिमान, मान और प्राणों से भी प्यारा और मन भावन लागत है। इस ऋतु में नायक नायिका के मन में अपने प्रिय जनों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। बादलों के आगमन के साथ चारों दिशाओं में मोरों की आवाजें बढ़ गई हैं। श्रावण मास में वर्षा के बीच झूला झूलना परस्परम प्रेम भाव को प्रकट करना अति सुहाना लगता है। इन्हीं भावों को कवि ने अपने तीसरे पद्य में वर्णित किया है। जो पहला पद्य तीसरा पद्य कह रहा है
भोरन को गुंजन विहार वन कुंजन में, मंजुन मलारन को गावनो लागत है। कहे पदमाकर गुमानहु ते मानहु तई, प्राणहु तई प्यारो मन भावनो लगत है। मोरन को शोर घन घोर चहु ओरन, हिंडोलन को वृंद छवि छावनो लगत है। नेह सर सावन में मेह बर सावन में, सावन में झूलियो सुहावनो लागत है। प्यारे बच्चों, बहुत बार परीक्षा में इन पद्यों को पूछा जाता है और यह भी पूछा जाता है कि आप इस पद्य की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। बच्चों, आपने सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार करनी है कि प्रस्तुत पद्य आचार्य कवि पद्माकर द्वारा रचित है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से लिया गया है। कवि ने इसमें ऋतुओं और त्योहारों का सुंदर चित्रण किया है। सावन ऋतु में झूला झूलने का चित्रात्मक वर्णन इस पद्य में है। यह सब बच्चों ने प्रसंग के रूप में लिखना होता है। उसके बाद इसकी आपने व्याख्या करनी होती है। प्यारे बच्चों, इसमें कवि पद्माकर ने वन में कुंजरों और झाड़ियों की सुंदरता का वर्णन करते हुए एक कहते हैं कि गुंजार करते भंवरों के सारे वनों और बार बगीचों में उड़ने से ऐसा लगता है जैसे मधुर मल्लार राग का आलाप सब और ध्वनित हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भंवरे जो गूंज रहे हैं, बाग बगीचों में घूम रहे हैं, उनकी आवाज़ से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई मल्लार राग गा रहा है। प्यारे बच्चों, मल्लार राग और मेघ मल्लार हिंदुस्तानी संगीत में पाया जाता है। मल्हार का अर्थ बारिश या वर्षा है। ऐसा माना जाता है कि मल्हार राग के गानों से वर्षा होती है। तानसेन और मीरा मल्हार राग में गाने गाने के लिए प्रसिद्ध थे एवं मल्हार राग वर्षा ऋतु में ही गाया जाता है। कवि यहाँ कहते हैं कि भौरों की जो गुंजन है वो मल्हार राग के समान प्रतीत हो रही है। यह मनोहर दृश्य अभिमान, मान और प्राणों से भी प्यारा और मन को अच्छा लगने वाला है। अर्थात इस वर्षा ऋतु में अपने अपने प्रियजनों से नाराज होकर झूठा मान और अभिमान करने वाली गोपियां भी आवाज़ें उनसे दूर नहीं रह सकती। उनके मन में भी अपने प्रियजनों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। चारों दिशाओं में मोरों के बोलने की आवाज़ें बादलों के आगमन के साथ बढ़ गई हैं। ये देखो बच्चों, इसमें आया मोरन को शोर घन घोर चहु ओरन। मोरों का जो शोर है वो चारों ओर हो रहा है। इसी पद्य की लाइन में कवि ने इस भाव को बताया है। और जगह जगह समूहों में झूलों पर झूलते अपार सौंदर्य से युक्त नर नारियां शोभा देते हैं। लाश की जो लाइनें हैं, नेह सर सावन में मेह बर सावन में, सावन में झूलियो सुहावनो लगत है। सावन के महीने में बरसते बादलों के बीच झूला झूलना और आपसी प्रेम के भावों को प्रकट करना बहुत अच्छा लगता है। आपको भी पता है
कि बारिश हो रही हो, हम झूला झूल रहे हैं, आपस में प्रेम की बातें हो रही हैं, हर व्यक्ति को यह अच्छा लगता है। बच्चों, इसमें यदि हम विशेष देखें तो इसमें कवि ने वर्षा ऋतु के प्रभाव का नर नारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज को प्रकट किया है। ब्रजभाषा का प्रयोग है जिसमें तद्भव शब्दावली की अधिकता है। अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। बच्चों, जैसा कि पहले भी आपको बताया गया था कि जहाँ पर वर्णों की समानता होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, और मानवीकरण अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर जड़ प्रकृति में चेतनता का आरोप किया जाता है। जैसे पेड़ झूम झूम कर बातें कर रहे हैं, पहाड़ ने हंसते हुए गर्जना करते हुए कहा, इस प्रकार के प्रयोग जहाँ काव्यों में किए जाते हैं वहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग होता है। बच्चों, आशा है आपको यह सारे पद्य समझ में आ गए होंगे। इस तीसरे पद्य में कवि ने कुछ शब्दों का भी प्रयोग किया है। यहाँ पर भोरन का अर्थ भंवरे है, कुंजन झाड़ियों में, मंजुल सुंदर, मलारन मल्हार राग, और इसको हम मेघ मल्हार भी कहते हैं, शोर शोर, चहूँ चारों ओर, हिंडोलन झूला। हम सब पहले प्राचीन समय में या थोड़ा पहले, या हम ये कह सकते हैं कि गांव में झूला झूलने की परंपरा थी। नेह प्यार और मेह बादल, सावन के महीने में झूला झूलना बहुत ही आनंददायक होता है। आशा है आप सबको यह पाठ समझ में आ गया होगा। बच्चों, आओ इसी के साथ हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। आप सबको यह पता होगा कि इस ऋतु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। वसंत ऋतु, अभी आप सबने बहुत सारी वसंत ऋतु में देखी होंगी, तो आप भी बताइए कि इस ऋतु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला परिवर्तन होता है वृक्षों के झुंडों में भंवरे गुंजार करते हैं। आम का बोर अपनी सुगंध से वातावरण को मादक बना देता है। पक्षियों का समूह आनंद में ध्वनियां उत्पन्न करता है। वनस्पतियां रस से परिपूर्ण हो जाती हैं, और इसके साथ साथ क्या होता है, युवा वर्ग जो क्या है, आनंद से झूमने लगता है। सभी जगह स्फूर्ति, उमंग और उत्साह दिखाई देता है। यह वसंत ऋतु में परिवर्तन आते हैं, जो कि हमारे इस पाठ में भी इस चीज की चर्चा की गई है। बच्चों, इसी के साथ एक जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में कृष्ण प्रेम में डूबी गोपी क्यों श्याम रंग में डूब कर भी उसे निचोड़ना नहीं चाहती। यहाँ कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि होली के समय, अब आपको पता चल गया होगा होली का वर्ण कौन से पद्य में है, कि होली के समय होली तो सखियों ने खेल ली, लेकिन जब वह श्री कृष्ण की रूप माधुरी को जब उसने देखा तो उसका हृदय ऐसा प्रभावित हुआ कि वह स्वयं को उनके रंगों में रंगा हुआ अनुभव करती है। वह नहीं चाहती कि श्री कृष्ण के प्रेम का रंग कभी भी उसके चित्त से उतरे, इसलिए वह अपने चित्त को श्याम रंग में डूबा जाने के बाद कभी निचोड़ना नहीं चाहती।
इसलिए कवि ने भी कहा है कि श्याम रंग उसके ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन वह अपने कपड़े निचोड़ना नहीं चाहती। यही यहाँ कविता का मुख्य भाव है कि वो अपना रंग क्यों नहीं निचोड़ना चाहती। बच्चों, इसके साथ एक और प्रश्न है कि तीसरे पद्य में, जो अभी पद्य हमने पढ़ा था, सावन ऋतु की किन विशेषताओं की ओर कवि ने ध्यान आकर्षित किया है, अर्थात सावन ऋतु की किन विशेषताओं को बताया है। अब देख, आप सबको पता होगा कि सावन ऋतु में क्या होता है। आकाश में काले काले बादल घिराते हैं, और उसके साथ साथ क्या है, भंवरे मस्ती में आवाजें करते हैं। भंवरों के बोलने की आवाज इतनी तेज होती है कि चारों दिशाओं में उनकी आवाज गूंजती है, और उनकी आवाज गूंजने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई मल्लार राग या मेघ मल्लार गा रहा है। और उसके साथ साथ कवि ने एक और इशारा किया है इस ओर, झूलों पर प्रेमी जन झूलते हैं, कि जो प्रेमी जन हैं वो झूलों पे झूल रहे हैं। और क्या है, माननियों का मान भंग हो जाता है। जो नायिकाएं हैं वो जो नायक से रूठ गई हैं वो मान जाती हैं, तो सब तरफ प्रेम ही प्रेम बरसने लगता है। बच्चों, इसी के साथ एक और इसमें लाइन आई है जिसमें है, गुमानहु ते मानहु ते, में क्या भाव सौंदर्य है। बच्चों, इन चीज़ों को आप ध्यान से सुनिए, देखिए कि कवि इसके माध्यम से क्या पूछना चाहता है। कवि इसके माध्यम से कहना चाहता है कि सावन की ऋतु इतनी अधिक मदमस्त होती है कि इसके प्रभाव से माननियों का मान भी भंग हो जाता है, और वे प्रियतम के साथ प्रेम रस में डूब जाती हैं। अर्थात प्रेमी को अपनी प्रेमिका को मनाना अच्छा लगता है, नायिका को रूठना अच्छा लगता है, लेकिन वे सब आपस में अंत में मान जाते हैं। यह सावन ऋतु का प्रभाव है। इसके माध्यम से कवि यही बातें कहना चाहता है। प्यारे बच्चों, आशा है आपको यह सब पाठ समझ में आ गए होंगे। आप पुनः इसको एक बार पढ़िए, समझिए। आपका दिन शुभ हो। हम सब पुनः एक नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे।